मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने पढ़ा विदेशी कंपनियों के आगमन के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा मुगल साम्राज्य उत्तर मुगल काल के बारे में। ठीक उसी प्रकार हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे स्वतंत्र राज्यों के उदय के बारे में। किस प्रकार से राज्य स्वतंत्र होते चले गए। मैं बताया था आपको मोहम्मद शाह रंगीला के समय में कि राज्य किस प्रकार से स्वतंत्र होते चले गए और राज्य किस प्रकार से अपने अपने शासकों के द्वारा एक अलग अलग स्वतंत्र राज्य बनते रहा, है ना। आप लोगों को मैंने बताया था कि मोहम्मद शाह रंगीला एक ऐसा अयोग्यपूर्ण शासक हुआ, है ना। उसके साथ ही रंगीला का नाम लगता है क्योंकि वो वेश्यावृत्ति में बहुत ज़्यादा लिप्त रहता था, शराब शबाब और कबाब में बहुत ज़्यादा लिप्त रहता था। लेकिन आज आपको जानने के लिए मिलेगा जो मैंने मोहम्मद शाह रंगीला के समय में बताया था कि स्वतंत्र राज्यों का उदय हो गया इसके समय में। आज आपको जानने के लिए मिलेगा कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय में कौन कौन से ऐसे राज्य स्वतंत्र हुए और वहाँ के नवाब कौन कौन बने और किस प्रकार से यहाँ के राज्य अंग्रेज़ों के साथ प्रतिस्पर्धा किए या तो फिर अंग्रेज़ों के साथ लोहा लिए। किस प्रकार से सारे युद्ध आपको देखने के लिए मिलेंगे, वो सारे युद्ध जो अंग्रेज़ों को प्रतिस्थापित कर देंगे भारत में, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आइए जानते हैं पहले स्वतंत्र राज्य के बारे में जिसका नाम है बंगाल। बंगाल ऐसा पहला राज्य हुआ जो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में नहीं कहा जाए, है ना, तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय से पहले ही लगभग फर्रुखसियर के समय में ही अपने आप को आज़ाद घोषित कर चुका था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आइए बंगाल के बारे में हम चर्चा करते हैं कि बंगाल स्वतंत्र राज्यों में सबसे पहला हम लोग चर्चा करेंगे बंगाल का। और बंगाल को बहुत अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि बंगाल से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए निकलेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आइए जानते हैं बंगाल के बारे में। सबसे पहले नाम आता है, आप यहाँ देख सकते हैं, मुर्शीद कुली खां का। समझिए इसके बाद को, पहले मैं इस चीज़ को चर्चा कर लेता हूँ कि मुर्शीद कुली खां था कौन और किस प्रकार से उसने बंगाल जैसे अलग स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और खुद को स्वतंत्र नवाब घोषित किया। आइए जानते हैं मुर्शीद कुली खां के बारे में। अगर बात करें तो इसे औरंगजेब के समय में ही 1700 ईस्वी में बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी। दीवानी का अर्थ होता है कि टैक्स कलेक्शन करने का अधिकार। जो मुगलों के तरफ से टैक्स कलेक्शन करने का अधिकार था वो दीवान ही किया करते थे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और बंगाल की जो दीवानी प्राप्त हुई वो 1700 ईस्वी में ही किसके पास चली गई, मुर्शीद कुली खां के पास चली गई और औरंगजेब ने इसको दीवानी प्रदान किया था। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को अच्छे से याद करते चलिएगा। आपसे एकदम करबद्ध निवेदन है ये कि आप नोट्स ज़रूर बनाते चले। नोट्स तो हम देंगे, है ना, लेकिन नोट्स आपको ज़रूर बनाना है। नोट्स ज़रूर बनाना है ताकि आपको याद रहे बेहतर तरीके से। आइए जानते हैं कि मुर्शीद कुली खां को 1700 में बंगाल का दीवान बनाया गया और इसी को बंगाल अलग राज्य या बंगाल स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कहा जाता है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट बंगाल। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, यह बंगाल का संस्थापक माना जाता है। इस चीज़ को याद रखिए। बात करें 1717 का तो 1717 में फर्रुखसियर बादशाह थे और फर्रुखसियर ने इसे दीवान के पद से प्रमोट करके, प्रमोशन का मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई हवलदार को किसी इंस्पेक्टर के पद पर पहुंचा दिया जाए, ठीक उसी प्रकार से दीवान के पद से प्रमोट करके इनको, है ना, बंगाल का सूबेदार बना दिया गया फर्रुखसियर को। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। आमतौर पर आप देख रहे हैं कि 1717 में फर्रुखसियर के द्वारा इसे बंगाल का सूबेदार बना दिया गया है, लेकिन अगर इसका कार्यकाल हम देखें तो 1713 से 27 तक का कार्यकाल इसका दिख रहा होगा आपको। ये इसलिए दोस्तों क्योंकि आपको मैंने उत्तर मुगल काल पढ़ा दिया है और आपको ये भली भांति बताया है कि उत्तर मुगल काल में अयोग्य शासकों का भरमार रहा। उन्होंने अपने शासन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, जिसके कारण बंगाल जैसे, अवध जैसे, हैदराबाद जैसे राज्य टूटते चले गए और नए नए शासकों का, नए नए शासन प्रणालियों का जन्म हुआ। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है।
बहुत अच्छे तरह से इसका नोट्स बनाना है। ध्यान दीजिएगा कि 1713 में इसने स्वतंत्र खुद को घोषित कर दिया था, लेकिन किंतु फिर भी मुगल बादशाह तो मुगल बादशाह थे, मुगल की बादशाह का हुकूमत था, इसलिए मुगल बादशाह ने इसको क्या कर दिया, बंगाल का सूबेदार घोषित कर दिया। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जब ये बंगाल का सूबेदार घोषित हुआ तो इसने अपनी राजधानी क्या की, जब ये खुद को स्वतंत्र शासक घोषित करने लगा तो इसने अपनी राजधानी क्या कर दी, मुर्शिदाबाद को बनाई। आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ सकता है ना, कि मुर्शिदाबाद किसके नाम पर बना हुआ है, किसके नाम पर बसा हुआ है। तो मुर्शिदाबाद दोस्तों ये जो बसा हुआ है ये मुर्शीद कुली खां के द्वारा ही बसाया गया था और उन्हीं के नाम पर मुर्शिदाबाद इसका नाम है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आगे जान सकते हैं आप कि अजीम उस शान का विद्रोह इसी के समय में हुआ था और ये अजीम उस शान का विद्रोह ढाका में हुआ था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यद्यपि देखिए ये बंगाल के नवाबों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो बंगाल में उस समय पूरा बांग्लादेश और आज का पश्चिम बंगाल टोटल आता था। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, है ना। इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से पढ़ना है ताकि पीसीएस स्तर तक के एग्जामों के लिए आप प्रिपेयर हो जाएं दोस्तों। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। बंगाल के ढाका में, ढाका आप जान रहे हैं आज बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। आपको एक क्वेश्चन यहाँ से याद करना चाहिए कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और वहाँ का मुद्रा टाका है। ढाका टाका ढाका टाका आपको याद रखते चल जाना है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। 1 नंबर आपको जरूर दिलवाएगा ये क्वेश्चन। इस चीज़ को ध्यान में रखना है ना। बंगाल की राजधानी इसने मुर्शिदाबाद घोषित कर दी और उसी समय अजीम उस शान का विद्रोह होता है। देखिए विद्रोही का कोई कारण नहीं होता है दोस्तों। यदि शासक वर्ग से अगर उसको दिक्कत है तो वो विद्रोह कर देगा, है ना। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है यहाँ से कि अजीम उस शान का विद्रोह किसके समय में हुआ, किस बंगाल नवाब के समय में हुआ। तो अजीम उस शान का विद्रोह जो था वो मुर्शीद कुली खां के समय में हुआ। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बहुत बेहतर तरीके से याद करना है दोस्तों। आइए जानते हैं आगे के बारे में। इसी ने सबसे पहले बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। आप पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा कि बंगाल में सबसे पहले इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत मुर्शीद कुली खां ने की थी। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन का प्रकृति बदले, क्वेश्चन का नेचर बदले और आपसे पूछे कि बताइए कि किस बादशाह ने सबसे पहले इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी, तो वो आंसर हो जाएगा आपका, मैंने कल ही के क्लास में पढ़ाया है दोस्तों, वो आंसर हो जाएगा जहांदार शाह, जिसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, जिसका संबंध एक वैश्या लाल कुंवरी से था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। फर्रुखसियर ने इसकी हत्या कर दी थी। इस चीज़ को आपको मनन करते चलना है ना। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, है ना, कि बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की। तो बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत जो थी वो मुर्शीद कुली खां ने की। और जब पूछे कि किस मुगल बादशाह ने की तो आपको आंसर देना है जहांदार शाह ने की। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बहुत बेहतरीन तरीके से आप नोट्स बनाइए, है ना। इसने किसानों को, बंगाल के किसानों को सबसे पहली बार तकावी ऋण दिया था। आपको जब मैं पढ़ाऊँगा दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के बारे में तो एक पागल बादशाह, एक अभागा बादशाह, एक समय से आगे सोचने वाला बादशाह, एक रक्त पिपासु बादशाह के बारे में बताऊंगा जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक था। उसी ने सबसे पहले एक कृषि लोन निकाला था जिसका नाम था तकावी, है ना। और वो तकावी एक प्रकार का ऋण होता था, एक प्रकार का लोन होता था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और वो तकावी ऋण जो था वो बंगाल में सबसे पहले किसने दी, तो बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खां ने दी। इस चीज़ को याद रखना है। इसके समय में कुछ और विद्रोह हुए। अगर अजीम उस शान के विद्रोह को छोड़ दिया जाए तो ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको कहा है कि पीसीएस स्तर तक के एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ से हो जाएगी, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि अजीम उस शान के विद्रोह के अलावा, है ना, इसके समय में सीताराम राय का विद्रोह, उदय नारायण का विद्रोह, गुलाम मोहम्मद का विद्रोह, सुजात खां और नजात खां, ये दोनों भाई थे। इन दोनों ने संयुक्त रूप से विद्रोह किया था। किसके समय में, तो मुर्शीद कुली खां के समय में संयुक्त रूप से विद्रोह किया था। इस चीज़ को आपको याद रखना है। इस चीज़ को बेहतर तरीके से मनन करना है आपको। इस चीज़ को बेहतर तरीके से याद करना है, ठीक है। आज जानते हैं हम लोग कि 1727 में इसकी मृत्यु हो गई मुर्शीद कुली खां की। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। 1727 में ये बेचारा जैसे आया था वैसे ही चला गया।
इसकी मृत्यु हो गई, इसका इंतकाल हो गया, और इसके बाद जो शासक बनेगा वो इसका दामाद बनेगा शुजाउद्दीन, है ना। याद रखिएगा, शुजाउद्दीन इसका दामाद था। इससे कोई ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, या तो उतना महत्वपूर्ण बात नहीं बनता है इससे, क्योंकि ये भी ऐश्वर्य विलासिता में ही डूबा हुआ रहा। लेकिन फिर भी इसको इसकी न्यायप्रियता के लिए जाना जाता है। जब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए बंगाल के नवाबों में सबसे न्यायप्रिय शासक किसको कहेंगे, सबसे न्यायप्रियता, इसने किसी से झगड़ा झंझट ये सब का बात इसमें नहीं आता है, इसीलिए इसको न्यायप्रिय शासक कहा जाता है। कभी भी किसी भी प्रकार का विद्रोह इसके समय में नहीं हुआ, कभी भी किसी भी प्रकार का युद्ध इसके समय में नहीं हुआ। शुजाउद्दीन के समय में 1727 से 39 का कार्यकाल था। इसको इसकी न्यायप्रियता के लिए जाना जाता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, है ना। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये क्लास अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि 1000 सब्सक्राइबर पहुंचने के बाद हम लोग आपको लाइव क्लासेस दे सके, जो कि इस तरह से लिखा के नहीं पढ़ाया जाएगा दोस्तों, एक ऑफलाइन क्लास के जैसा होगा। टॉपिक दे के और सारे चीज़ को डिटेल्स में, अभी तो समझा ही रहे हैं, उस समय और डिटेल्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आपके सवालों का जवाब मैं प्रत्यक्ष दे दूंगा, है ना। इस चीज़ को आप समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन कीजिए। आइए जानते हैं आगे। इसके बाद जो शासक बना शुजाउद्दीन के बाद, वो सरफराज खां बना। 1739 से 40 तक का ही कार्यकाल रहा। शुजाउद्दीन का पुत्र था ये। लेकिन इससे 2 क्वेश्चन, बड़ा नायाब क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा, है ना। बेटा बन तो गया नवाब, लेकिन नवाबी इसको रास नहीं आई, और नवाबी जब रास नहीं आता है किसी को दोस्तों, तो आप यही देख सकते हैं कि 39 में बना और 40 में चला गया, है ना। आप एकदम कंठस्थ रखिए हिस्ट्री को, कि जब कोई शासक साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इन अवधि में समाप्त हो जा रहा है उसका कार्यकाल, तो ये आप बात मान के चलिए कि समझ लीजिए कि वो बेकारी होगा, बेगारी होगा, वो सिर्फ उपाधियां धारण करेगा, किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करेगा वो। और इसने भी उपाधि धारण की, आलम उद्दौला की, आलम उद्दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की, बताइए, है ना। जितना लंबा इसका जीवन नहीं रहा, उतना लंबा इसने उपाधि धारण कर ली, है ना। आपको उपाधियां जरूर याद करना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में, अभी बीपीएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, झारखंड के कई एग्ज़ाम होने वाले हैं, और झारखंड के कई एग्ज़ामों में मैंने देखा है कि 90 120 में 90 जीएस पूछ दिया जाता है, जिसमें से तो झारखंड का जीएस काफ़ी अत्यधिक रहता है। मैं कोशिश करूंगा कि 1 या 2 तारीख से आपके झारखंड की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाए, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें। आइए हम जानते हैं झारखंड के आलम उद्दौला के बारे में, जिसने हैदर जंग आलम उद्दौला की उपाधि धारण की थी। सरफराज खां के बारे में याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ से क्या याद रखना है कि एक सूबेदार था, नाम था अलवर्दी खां। आपको याद रखना है इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से, आप नोट डाउन करते चलेंगे। एक सूबेदार था अलवर्दी खां, और अलवर्दी खां ने ही सरफराज खां की हत्या गिरिया में कर दी। इस चीज़ को आपको याद रखना है, इस चीज़ को मनन करना है, आपको इस चीज़ को बेहतर तरीक़ा से नोट्स बनाना है। आपसे पूछेगा कि अलवर्दी खां ने सरफराज खां की हत्या किस स्थान पर की, तो गिरिया में की। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आइए, सरफराज खां से तो कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं बना, लेकिन अब जिसके बारे में आपको पढ़ना है वो अलवर्दी खां है। अगर कहें तो एक तरह से इसे बंगाल स्वतंत्र राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल का वास्तविक संस्थापक, जिसने बंगाल को सुदृढ़ बनाया, जिसने बंगाल को एक तरह से कहें कि बंगाल को आगे बढ़ाया, बंगाल को अंग्रेजों से बचाया, बहुत ही पराक्रमी किस्म का ये नवाब बना, वो अलवर्दी खां ही था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आइए जानते हैं अलवर्दी खां के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला, देखिए एक चीज़ आप समझिए इस बात को कि नवाब के पद जो थे वो वंशानुगत थे, है ना। इस बात को समझिए आप कि नवाब के पद जो थे वो वंशानुगत थे। आप देख सकते हैं कि मुर्शीद कुली खां बना, उसके बाद इसका दामाद शुजाउद्दीन बना, उसके बाद इसका बेटा सरफराज खां बना, लेकिन अलवर्दी खां का कोई भी संबंध मुर्शीद कुली खां के परिवार से नहीं था। लेकिन फिर भी ये नवाब बना। कारण ये था कि उस समय राजा जो थे वही रंगीला बादशाह
है ना। मोहम्मद शाह रंगीला उस समय बादशाह था और ये पगला क्या कर दिया, उसको जाके बोल दिया कि हुजूर हम जो है आपको 2 करोड़ रुपया नगद देंगे हुजूर, हमको सिर्फ आप शासक के रूप में प्रमाणित कर दीजिए, बंगाल के रूप में, बंगाल के नवाब के रूप में प्रमाणित कर दीजिए, है ना। मोहम्मद शाह रंगीला बोलबे क्या कि जाओ जे है से है, 2 करोड़ रुपया तो आ रहा है, उस समय 2 करोड़ रुपया बहुत था, है ना। इसको बोल दिया कि अगला नवाब आप ही होंगे और खुद मुगल बादशाह के द्वारा, है ना, मुर्शीद कुली खां के परिवार से नहीं आने वाले व्यक्ति को इसने क्या कर दिया, नवाब घोषित कर दिया और अगला जो नवाब बनेगा बंगाल का वो अलीवर्दी खां ही बनेगा। दोस्तों इस चीज़ को आपको याद रखना है, इस चीज़ को मनन करना है ना। मराठाओं के द्वारा इसे काफ़ी परेशान किया गया और मराठा सरदार रघुजी भोसले से इसने संधि कर ली। अब आप बात अच्छा से समझिएगा, है ना। आपसे पूछेगा कि मराठाओं के द्वारा सबसे ज़्यादा परेशान किस बंगाल के नवाब को किया गया, तो वो अलीवर्दी खां को ही किया गया। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब अलीवर्दी खां ने क्या कर लिया, रघुजी भोसले से संधि कर लिया। बोला कि भाई देखिए मराठाओं के बारे में आपको पढ़ाएंगे ना, तो ये छापामार युद्ध पद्धति में काफ़ी ज़्यादा आगे थे। अब छापामार युद्ध पद्धति का था, ये लोग जो पगलवन है ना, इन लोग एकदम पागल के तरह लड़ता था इन लोग, है ना। छापामार युद्ध पद्धति या गोरिल्ला युद्ध पद्धति के तहत लड़ाई करता था इन लोग। रात में सुतल है वहीं जाके चाकू को घोंप दिया और मर गया, है ना। रात में सोया हुआ है, चाकू घोंप दिया। कोई युद्ध का नियम ही नहीं काम करता था गोरिल्ला युद्ध पद्धति में, कोई युद्ध का नियम नहीं काम करता था दोस्तों, है ना। इसीलिए रघुजी भोसले से इसने क्या कर ली, रघुजी भोसले से इसने संधि कर ली और संधि करने के पश्चात आपको याद रखना है कि संधि करने के पश्चात इसने 2 शर्त मानी रघुजी भोसले की, है ना। देखिए एक चीज़ जानिए कि जब हम खुद से किसी के पास भीख मांगने जाएंगे तो भीख देने के लिए वो भी तो शर्त रखेगा ना कि किसी का पास भरा हुआ है कि उठाया और दे दिया, ऐसा तो है नहीं, है ना। जब खुद से हम भीख मांगेंगे, यानी कि अलीवर्दी खां जो था वो खुद से संधि करने के लिए रघुजी भोसले से कहा कि रघुजी भाई रघुजी मराठाओं का मैं देख लिया हूँ, ये सब होता है रातें बिरात में आके सुतल रहते हैं, बैठल रहते हैं, आके मारे उरे लगता है ना, बहुत परेशान कर रहा है, बहुत तंग कर रहा है। आप मराठा सरदार हैं, आप आके हमसे संधि कर लीजिए और संधि के एवज में आपको याद रखना है बेहतर तरीका से, नोट डाउन करिए आप मेरे साथ। संधि के एवज में 12 लाख रुपया और उड़ीसा का दीवानी मराठाओं के पास चला गया अलीवर्दी खां के पास से। अब आप पूछिएगा उड़ीसा का दीवानी देने का अधिकार तो इसका नहीं था, तो आप याद कीजिए मैंने बताया है कि बंगाल सिर्फ बंगाल नहीं था उस समय, बंगाल में बांग्लादेश, बिहार, झारखंड वर्तमान, है ना, और उड़ीसा भी शामिल थे। इसलिए उड़ीसा की दीवानी किसको दे दी गई, रघुजी भोसले को दे दी गई। इस चीज़ को आपको याद रखना है, मराठाओं को दे दी गई। आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कीजिएगा कि वो अलीवर्दी खां ही बंगाल का नवाब था जिसने मराठा सरदार रघुजी भोसले से संधि किया और उड़ीसा की दीवानी और 12 लाख रुपये क्या कर दिए, दे दिए, है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों के साथ ये डट कर लड़ा। अंग्रेजों को व्यापार करने का तो छोड़ दे दिया इसने, बोला कि ठीक है आप व्यापार करना चाहते हैं व्यापार कीजिए और हमको टैक्स दीजिए, लेकिन ये इस बात पर नहीं माना। आप इसको अच्छा से नोट डाउन करते चलिएगा, बहुत बेहतर टॉपिक का पढ़ाई हो रहा है ना। यदि मैं समझाने पा रहा हूँ आपको तो बहुत बेहतर है, क्योंकि बहुत टफ चैप्टर्स माने जाते हैं ये दोस्तों। इस चीज़ को आपको याद रखना है ना। समझिएगा इस बात को, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, है ना। जब अंग्रेजों का आधिपत्य धीरे धीरे होते जा रहा था, जब अंग्रेज आगे बढ़ते जा रहे थे, है ना, आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से वांडीवास का युद्ध हुआ था, है ना। वांडीवास का युद्ध हुआ था, किस प्रकार से इन लोगों ने प्रतिस्पर्धा की फ्रांसीसियों के साथ, किस प्रकार से इन्होंने डचों को पराजित किया। और ये देख करके अलीवर्दी खां ने क्या कर दिया कि इसको क्या किया कि अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट तो दे दी, लेकिन अंग्रेजों को इतना हिदायत जरूर दिया कि आप क्या नहीं कर सकते हैं, तो आप दुर्गीकरण नहीं कर सकते हैं और दस्तक का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको दिखेगा कि दुर्गीकरण नहीं कर सकते हैं और दस्तक का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। अब समझिए इस बात को कि दुर्गीकरण क्या होता है, इस बात को महत्वपूर्ण तरीके से समझिए। मैं हर एक बात को डिस्कस करा रहा हूँ, आप नोट डाउन करके देखिए। नोट डाउन करने का तरीका क्या है, जब मैं बोलूँ कि दुर्गीकरण के बारे में समझा रहा हूँ तो दुर्गीकरण लिख के आप डैश दीजिए और लिखते चल जाइए वीडियो पॉज करके। जब मैं बोलूँ कि देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दस्तक के बारे में समझा रहा हूँ, तो आप
दस्तक लिख के डैश दीजिए और उसको नोट डाउन करते चल जाइए। एक अच्छा नोट्स बनेगा, एक ऑफलाइन क्लासेस की फीलिंग आएगी आपको। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बात करें अगर दुर्गीकरण का, तो दुर्गीकरण का मतलब होता है कि अंग्रेजों को जहाँ फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए दिया गया था, दुर्गीकरण का अर्थ होता है किलेबंदी। किलेबंदी का मतलब होता है दोस्तों कि चारों ओर बड़े बड़े दीवार का निर्माण करवा देना, ताकि अंदर की गतिविधियां बाहर को पता न चल सके, बंगाल के नवाब को पता न चल सके, है ना। अलीवर्दी खान ने बोला कि नहीं बॉस, है ना, यदि बंगाल के नवाब को पता नहीं होगा कि बंगाल में हो क्या रहा है, तो बंगाल का नवाब किस काम का। बोला नहीं, दुर्गीकरण नहीं करने दे सकते हैं। अगर किया तो फिर दिखाया उसको मुंगड़वा, है ना, कि इसी से दिया जाएगा, तुम दुर्गीकरण करो हम इससे देंगे, है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि दुर्गीकरण यही होता है कि किलेबंदी का निर्माण करना, चारों तरफ बड़े बड़े दीवालों को खड़ा कर देना, ताकि अंदर की गतिविधियां पता ना चल सके। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दीवारें कहाँ खड़ा की जाएंगी, तो दीवारें वहीं खड़ी की जाएंगी दोस्तों जहाँ पर आपको याद रखना है ना, दीवारों के बारे में, जहाँ अंग्रेजों की बस्तियाँ थी, उन बस्तियों को घेरा जाता था, है ना। और भी प्रांत में होंगे, लेकिन बंगाल में अलीवर्दी खान ने उस समय तक रोक लगा दी थी, है ना, कि चारों तरफ बड़े बड़े दीवार खड़े कर दिए जाते थे अंग्रेजों के द्वारा, और अवैध कार्यों को संपन्न किया जाता था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अस्त्र शस्त्र को लाना, अस्त्र शस्त्र को आगे बढ़ाना, अस्त्र शस्त्र का यूज करना। इस चीज़ को आप समझिएगा। बात करें दस्तक के दुरुपयोग को, इसने मना कर दिया कि आप दस्तक का दुरुपयोग नहीं कर सकते, है ना। आप याद कीजिए दस्तक के बारे में कि दस्तक क्या था। दस्तक के बारे में अगर आप जानिएगा तो आपको मैंने बताया है 1717 में फारूक सियर के द्वारा ये दिया गया था। आपको बताया था ना कि फारूक सियर को एक फोड़ा हो गया था और हैमिल्टन नाम के डॉक्टर ने उसको ठीक किया। ये जो था बौरा गया, एकदम पगला गया, है ना, और इसने क्या कर दिया, बोल दिया कि आप जो मांगते हैं मांग लीजिए। और इसने बोल दिया कि जाइए सूरत को 10,000 में ले लीजिए, बंगाल बिहार उड़ीसा को 3,000 में ले लीजिए, है ना। तो बोला कि हुजूर टैक्स उक्स भी तो लगता है हुजूर, 3,000 आपको देंगे तो फिर टैक्स कायल देंगे, अंग्रेज लोग बोला, है ना। तो इस तरह से बोला कि ठीक है आप एक पर्ची रखिए और इस दस्तक को अपने सभी व्यापारियों को दे दीजिए अंग्रेजों को, वो दिखाएंगे तो चुंगी नहीं लिया जाएगा, ये मुगल बादशाह का फरमान है। लेकिन इन लोगों ने दुरुपयोग करना चालू कर दिया और बंगाल के नवाब को जो टैक्स आता अन्य से, अंग्रेजों तो नहीं देते क्योंकि मुगल बादशाह ने ये जारी किया था, है ना, जो अन्य होते भारतीय होते, आपको बता दें कि भारतीय हो जाते और भी आने वाले शासक होते, व्यापारी वर्ग होते, जैसे डच होते, फ्रांसीसी होते, ये सब जितने भी थे दोस्तों, है ना, उन लोगों को अवैध रूप से ये दस्तक देते थे और दस्तक दिखा के क्या करते थे, चल जाते थे। अब एक बात को आप समझिए कि जिस दस्तक को दिखाने से चुंगी टैक्स ना लगे, चुंगी का मतलब होता है कि बंगाल में प्रवेश करने पर, बॉर्डर शेयर करने पर वो टैक्स लगता है ना। अब वही चुंगी हर व्यापारी के पास रहे तो क्या बंगाल के नवाब के खजाने में खजाना आएगा, पैसा आएगा? आपका आंसर होगा नहीं आएगा, है ना। और जब खजाना ही नहीं तो राजा किस काम का, वैसा राजा किस काम का जिसको बीड़ी भी पीना पड़ रहा है तो भीख मांगिए के पीना पड़ रहा है, जैसा कि कल आप लोगों ने देखा उत्तर मुगल काल के बादशाहों के बारे में। आइए जानिएगा, है ना, कि इसने दो चीज़ पर रोक लगा दी कि आप दुर्गीकरण नहीं कर सकते हैं और दस्तक का दुरुपयोग नहीं कर सकते। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। दस्तक वही शाही फरमान, आप नोट डाउन करते चल जाइएगा, इस चीज़ को आपको याद रखना है ना। इसकी 3 पुत्रियां थी। अब देखिएगा इसकी 3 पुत्रियों से क्वेश्चन आपको बड़े ज़्यादा पूछे जाएंगे। 3 पुत्रियां थी, नाम था एक का घसीटी बेगम, जैसा इसका नाम था वैसा नेचर भी था, है ना। ये घिस्टाइल टाइप का है, ये थी एकदम खतरनाक किस्म से, क्योंकि आप आगे जानिएगा, है ना, कि इसी का षड्यंत्र के कारण बेचारा सिराजुद्दौला मारा जाएगा, बेगुनाह सिराजुद्दौला, है ना। ध्यान से देखिएगा। दूसरी बेटी का नाम था मैमुना बेगम और तीसरी का नाम था अमीना बेग। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना है दोस्तों, है ना, कि अमीना बेग से ही सिराजुद्दौला पैदा लेगा। सिराजुद्दौला का जन्म जो होगा वो अमीना बेग से ही होगा। अलीवर्दी खां का सबसे छोटी पुत्री सिराजुद्दौला थी और सिराजुद्दौला से ही अमीना बेग थी, सॉरी अमीना बेग थी, और इसी से जन्म लेगा सिराज, है ना, जिसे बंगाल का शेर कहा जाता है। याद रखिएगा, शेरों की भांति ये लड़ा,
कभी झुका नहीं अंग्रेजों के सामने। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सिराज का जन्म किससे होगा? अमीना बेग से, जो कि अलीवर्दी खां की क्या थी? पुत्री थी अमीना बेग। इस चीज़ को आपको याद रखना है। 1756 में अलीवर्दी खां का मृत्यु हो जाएगा और उसके बाद आपको बता दें कि अलीवर्दी खां की सिर्फ 3 पुत्रियां ही थी दोस्तों, है ना, इसके कोई पुत्र नहीं थे। अब आप समझिए इस बात को कि जिसकी सिर्फ 3 पुत्रियां होंगी, उसका कोई पुत्र नहीं होगा, तो चाहे तो अगला जो नवाब बनेगा वो उसका दामाद बनेगा, या तो फिर अगला जो नवाब बनेगा वो उसकी पुत्री का कोई वंशज बनेगा, है ना। तो यही सोचकर अलीवर्दी खां ने अपनी जीवंत अवस्था में ये वसीयत छोड़ के गया और अपना उत्तराधिकारी इसी अमीना बेग के पुत्र सिराज को सौंप कर गया कि बेटा सिराज, नाती था इसका सिराजुद्दौला, बेटा सिराज मेरे बाद तुम ही बंगाल के नवाब बनोगे, तुम्ही को बंगाल के आवाम को देखना है, तुम्ही को अंग्रेजों के साथ नीति कुनीति, है ना, साम दाम दंड भेद जितना भी लगाना है वो तुम्ही को लगाना है, तुम्ही को व्यापार करना है, तुम्ही को पूरी तरह से बंगाल को सुरक्षित रखना है ना। यानी कि अलीवर्दी खां के जो उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया अंतिम रूप से, वो चुना गया कौन? सिराजुद्दौला अमीना बेग का पुत्र था ये, और एक तरह से कहें तो अलीवर्दी खां का नाती था। आइए जानते हैं कि 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका कार्यकाल 1756 से 1757 तक का है। आपको अगर लग रहा होगा कि ये भी 1 साल बैठा है और किसी भी प्रकार का काम नहीं किया है, तो आप मेरा विश्वास माने, जब सिराजुद्दौला के बारे में आप पढ़िएगा, जब सिराजुद्दौला के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, तो आपको लगेगा कि वाह रे नसीब ऐसे नवाब का जिसने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, है ना। याद रखिएगा, इससे भी बड़ा शेर पैदा लेगा मीर कासिम, उसके बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान में रखिएगा। आइए पहले सिराजुद्दौला के बारे में चर्चा कर ले दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको, है ना। ये अलीवर्दी खां का नाती था, ठीक है, ये अलीवर्दी खां का नाती था। अब समझिए पूरी तरह से मैं इसके पारिवारिक घटनाओं का वर्णन कर रहा हूँ, इस पारिवारिक घटनाओं को आप पूरी तरह से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा, तभी पलासी का युद्ध और अलीनगर की संधि आपको समझ में आएगी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जब सिराजुद्दौला क्या बना? शासक बना। तो अब आप इस बात को समझ लीजिए कि अलीवर्दी खां के 3 पुत्रियां थी और 3 दामाद थे। उन 3 दामाद से कई नाती होंगे, है ना, लेकिन अलीवर्दी खां ने सिराजुद्दौला को ही चुना, तो बाकी जो बच गए उनमें जलन का भाव तो आएगा ही आएगा, है ना। और ये जलन का भाव सबसे ज़्यादा जो फैला, आपको सबसे घटिया नाम किसका दिख रहा है यहाँ? तो घसीटी बेगम। जितना इसका नाम घसीटा हुआ है उतना ही इसका काम भी घसीटा हुआ होगा दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, है ना। घसीटी बेगम, इसके विरोधियों में आप देखें, है ना, तो घसीटी बेगम थी, इसकी खुद की मौसी थी घसीटी बेगम, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। घसीटी बेगम इसकी खुद की मौसी थी। शौकत जंग इसके मौसा थे, इस चीज़ को आपको याद रखना। शौकत जंग पूर्णिया के नवाब थे, ये सूबेदार थे ये, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और तीसरा जो था इसका विरोधी वो अंग्रेज था। अब अंग्रेज आप सोचिएगा कि क्यों विरोधी हो गया? तो अंग्रेज इसलिए विरोधी हो गया क्योंकि सिराजुद्दौला जो था वो फ्रेंच को ज़्यादा समर्थन करता था, फ्रांसीसियों को ज़्यादा समर्थन करता था, और फ्रांसीसियों को कई प्रकार के छूट भी दिए हुए रहते थे। और आपको मैंने बताया कि अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा जो विरोधी था या अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा जो दुश्मन था वो फ्रांसीसी ही था। अब आप किसी के दुश्मन को शरण दीजिएगा, किसी के दुश्मन को चम्मच से दूध पिलाइएगा, तो सामने वाला के मन में विष तो भरेगा ही भरेगा, है ना। तो अंग्रेज भी इसके विरोधी थे, इस चीज़ को याद रखिए, है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। सबसे बड़ा तो आपको यहाँ ये देखना है कि इसके खुद के मौसा और मौसी को दूसरी माँ कहा जाता है दोस्तों, लेकिन इसने कलंकित कर दिया इस रिश्ते को। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन्हीं लोग के षड्यंत्र के बाद, है ना, सिराजुद्दौला बेचारा मारा जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। मैं गद्दारों के बारे में बताते आ रहा हूँ, इतना ज़्यादा गद्दारों के बारे में आपको बताया, है ना, कि गद्दार का परिभाषा भी आपको याद हो गया होगा, याद रखिएगा, है ना। किसी भी साम्राज्य के विध्वंस के पीछे कोई ना कोई अपने ही आदमी का हाथ होता है, और यहाँ गद्दारी कौन कर रहे हैं? तो गद्दारी ये कर रहे हैं घसीटी बेगम, शौकत जंग। आगे भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ध्यान में रखिएगा कि गद्दार कौन कौन था इसका, इस चीज़ को याद रखिए,
है ना। कहा जाता है कि बहुत बड़े शायर ने कहा है ना, कि किसी भी पेड़ के कटने का हिस्सा नहीं होता, किस्सा नहीं होता, यदि उसी पेड़ का हिस्सा किसी कुल्हाड़ी में नहीं होता, है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यानी कहने का अर्थ है कि उसी पेड़ का तो हिस्सा कुल्हाड़ी में होता है, जिसके कारण वो पूरा का पूरा पेड़ का समूल नाश हो जाता है। दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को मनन करना है ना। उतना अच्छा शायर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा इंटरटेनमेंट आपका करना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा, है ना। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, है ना, कि कलकत्ता का इसने नाम बदलकर अलीनगर कर दिया। अभी इन लोगों की बात आएगी, अभी मैं चर्चा करूँगा। कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया इसने, और मनिहारी का युद्ध होता है, बहुत महत्वपूर्ण मनिहारी का युद्ध। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस बंगाल के नवाब के समय में मनिहारी का युद्ध होता है, तो मनिहारी का युद्ध दोस्तों ये सिराजुद्दौला और यही शौकत जंग के बीच में होगा, याद रखिएगा। किसके किसके बीच में? सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच में होगा ये मनिहारी का युद्ध। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से नोट्स आप करते चलिए, है ना। मैंने अभी बताया ना कि जब तक अपना आदमी नहीं मिला हुआ रहेगा तब तक साम्राज्य विध्वंस नहीं हो सकता है। दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। शौकत जंग भी मिला हुआ था, मनिहारी का युद्ध। खैर, मनिहारी का युद्ध सिराजुद्दौला जीत जाता है और शौकत जंग पराजित हो जाता है। एक का तो काम खत्म हो गया, लेकिन अभी सबसे बड़ा सांप तो बचा ही हुआ है, घसीटी बेगम, और ये जो ड्रैगनवा बचा हुआ है, किंग कोबरा अंग्रेज। समझिए इस बात को, ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम चर्चा करते हैं ब्लैक हॉल कांड के बारे में, जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई सिराजुद्दौला के समय की। दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। क्या था ये ब्लैक हॉल कांड, और किस प्रकार से इसने सहायता की पल्लासी के युद्ध को होने में, और किस प्रकार बेचारा सिराजुद्दौला षड्यंत्र का मारा बन जाएगा, है ना। अंग्रेजों का औकात नहीं था कि सिराजुद्दौला को मार सके, लेकिन फिर भी ये षड्यंत्र का शिकार होगा बेचारा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को मनन करना है। आइए जानते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा आप इस बात को, ब्लैक हॉल कांड क्या था। सबसे पहले तो आप जानिए कि ब्लैक हॉल कांड 20 जून 1756 को हुआ था। ये कलकत्ता की घटना है, समझिए। ब्लैक हॉल, समझिए इस बात को, है ना। कहा जाता है, इसमें आरोप लगाया जाता है सिराजुद्दौला पर, है ना। बहुत सारे पुस्तकों में इस चीज़ को लिखा गया है। ब्लैक हॉल को समझिएगा अच्छा से, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछेगा कि ब्लैक हॉल कांड किसके समय में हुआ, है ना। तो ब्लैक हॉल कांड जो हुआ, वो ब्लैक हॉल कांड किसके समय में हुआ, तो ब्लैक हॉल कांड सिराजुद्दौला के समय में। ध्यान रखिएगा, है ना। ये ब्लैक हॉल कांड क्या था हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप उसको नोट डाउन कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। 20 जून 1756 को ये ब्लैक हॉल कांड हुआ कलकत्ता में। इसमें कहा जाता है ना, कहा जाता है कि सिराजुद्दौला ने जून के महीने में, आप समझिए कि जून का महीना लगभग जेठ का महीना होता है, जेठ का दोपहरी, है ना। मगही भाषा में कहा जाता है जेठ का दोपहरी। आदमी खाली पैर चल नहीं सकता है ना। न तो आमलेट जैसे बनता है ना, वैसे आमलेट बन जाता है आदमी का पैर में। एक बार किसी व्यक्ति ने हमसे कहा था, है ना, कि जेठ के दोपहरी में आदमी, टकला आदमी को नहीं निकलना चाहिए। कारण क्या होता है कि उसका दिमाग इतना गर्म हो जाता है ना कि रात में बीवी उसका रोटी उसी पर सेकने लगती है ना। जेठ का दोपहरी इतना गर्म होता है दोस्तों, आप समझिए इस बात को, है ना। जेठ जो है वो अपनी गर्मी के लिए जाना जाता है, अपने लू के लिए जाना जाता है, और उसमें कहा जाता है कि 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज सैनिकों को एक ऐसे कोठरी में बंद किया, एक ऐसे रूम में बंद किया जो काफ़ी छोटा था, है ना। बमुश्किल से उसमें 20 अंग्रेज अधिकारी अट सकते थे, लेकिन उसमें उसने 146 को बंद किया और रात भर बंद करके रखा, रात भर बंद करके रखा। उस समय बंगाल का जो गवर्नर होगा वो रॉबर्ट क्लाइव होगा, आपको बताएंगे हम, है ना। रात भर बंद करके रखा, और जब रात भर बंद करके रखा, और सबसे जानने की आश्चर्य की बात यह है कि ना कोई वेंटिलेटर था, ना कोई खिड़की था, ना कोई दरवाज़ा खुला हुआ है, कुछ नहीं, पैकिंग पूरा पैक, जैसे कैसे रख दिया जाता है ना, रख दिया जाता है ना शीशा में पैक करके, वैसे ही। अब सबसे बड़ी घटना हुई दोस्तों, इस चीज़ को समझिएगा आप, ब्लैक हॉल कांड को आप डिस्क्राइब करके लिखिएगा कॉपी में, है ना। सबसे बड़ी घटना हुई क्या कि 146 को रखा था, और जब सुबह खोला गया तो 123 को टपक गया।
23 गो सिर्फ जिंदा बचा, और उसी 23 गो में एक सैनिक का नाम था हॉलवेल। आपको किस प्रकार से याद रखना हॉलवेल को, है ना, जो हॉल से निकल गया वेल, यानी कि जो अच्छे तरीका से हॉल से निकल गया वही हॉलवेल था। और हॉलवेलवा जब बचा तो पूरा पसीने पसीने का दम घुट रहा था, पुपू पुपू कर रहा है पूरा, है ना। ये जाके सिरोजद जाके तुरंत दौड़ले दौड़ले गया। 2300 सैनिक थे, मरणासन में पड़े हुए थे एकदम, वो भी कुछ देरी के बाद चलिए जाता, लेकिन खैर बच गया 23 गो सैनिक। 123 सैनिक मारे गए थे अंग्रेजों, है ना। अभी कुदल कुदल गया दौड़ले दौड़ले, हुजूर 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 हुजूर, माय लॉर्ड, रॉबर्ट क्लाइव के पास गया। रॉबर्ट क्लाइव को ये क्या कहता है कि माय लॉर्ड, है ना, सिराजुद्दौला ने हम 146 को बंद करके रखा हुआ था, और 146 में 123 को तो चले गए। रॉबर्ट क्लाइव बोल रहा है कहाँ गया बे, कहाँ चला गया इन लोग। बोला हुजूर ऐसा कोठरी में बंद किया ना जहाँ से हवा आ रहा था ना रोशनी आ रहा था, है ना। कोई आदमी अगर कुछ कर भी रहा था, खैले पीले गलत चीज था, वो रूम में रह जा रहा था, है ना। दम घुटने के कारण मौत हो गया हुजूर 23 गो का, 123 गो का। हम लोग 23 गो बचल है, 22 गो और कहाँ है। तो रॉबर्ट क्लाइव पूछा, बोला 22 गो हुजूर, उन लोग तो वहीं सुतल है, थोड़ा सा ऑक्सीजन ले रहा है, रात भर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था वहाँ हम लोग, खाली कार्बन डाइऑक्साइड था अंदर में, है ना। बोला तुम कैसे बच के आ गया। तो आप जानते नहीं है कि मेरा नाम हॉलवेल है, हम हॉल से वेल निकल के आ गए एकदम। वेल का मतलब होता है अच्छा तरीका से। बोला वो अच्छा ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि जो हॉल से निकल गया वेल वही हॉलवेल है, और हॉलवेल ने ही रॉबर्ट क्लाइव को यह सूचना दे दी कि हुजूर 123 अंग्रेज अधिकारी मारे गए हैं सिराजुद्दौला के इस कृत्य के कारण, है ना। अब जब सिराजुद्दौला से रॉबर्ट क्लाइव ने पूछा कि क्या बंगाल के नवाब साहब आप यही करते हैं, 146 गो को घुसा देते हैं जहाँ 20 गो को घुसना चाहिए था, ये कोचने वाला आदत आप लोगों का नहीं जाएगा, है ना। सिराजुद्दौला बोला कि नहीं, ये सब कोचा कोची हम नहीं करते हैं, है ना, मैंने ऐसा नहीं किया, किसी और ने किया होगा, मैं नहीं जानता। बंगाल के नवाब ने ये जवाब दिया, है ना। लेकिन फिर भी रॉबर्ट क्लाइव ने क्लेम करते रहा, रॉबर्ट क्लाइव ने धमकाया भी सिराजुद्दौला को, है ना। और अंतिम रूप से दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका क्या हो गया, अंतिम रूप से ये जो ब्लैक हॉल की घटना थी, है ना, ये अलीनगर के संधि के साथ समाप्त हो गई। अब ये क्या थी अलीनगर की संधि, इस चीज़ को आप समझिएगा। सबसे पहले तो ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब अलीनगर के संधि में क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव ने बोला कि हम तभी आपको छूट देंगे, हम तभी आपको क्लीन चिट देंगे कि ब्लैक हॉल की घटना आपकी नहीं थी, जब आप हमको कंपनी के जितने भी अधिकार बंगाल के नवाब ने कब्जा किए हुए हैं। यानी कि कंपनी को सिर्फ व्यापार का ही तो अधिकार था दोस्तों अलीवर्दी खां के समय तक, है ना। तो कंपनी के जितने भी संपूर्ण अधिकार बनते हैं जो दूसरे स्टेट में थे, वो अधिकार बंगाल में भी दिया जाए, यानी कंपनी के सारे अधिकारों को लौटा दिया जाए। अलीनगर की संधि की पहली ये शर्त थी, इस चीज़ को आपको याद रखना। दूसरा महत्वपूर्ण शर्त कि अंग्रेजों को सिक्के ढालने की अनुमति दी जाए, ये दूसरा महत्वपूर्ण शर्त था, इस चीज़ को आपको याद रखना। कूटबद्ध करके पीसीएस के एग्जामों में ये पूछ देता है ना, कि सिक्के ढालने की अनुमति बंगाल के किस नवाब ने किस संधि के तहत दी थी। तो सिराजुद्दौला ने बेचारा विवश होकर क्या करे, 123 गो की हत्या का जुर्म तो लगा हुआ है ना। आप इस चीज़ को समझिएगा कि अलीनगर की संधि के तहत ही, है ना, अंग्रेजों को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने दे दी सिक्के ढालने की अनुमति। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, है ना, कि अलीनगर की संधि जिस प्रकार से हुई, है ना, अलीनगर की संधि जिस प्रकार से हुई, अलीनगर का संधि चलिए रहा था, 2-4-10 दिन हुआ। अंग्रेजों ने क्या कर दिया, फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया और फ्रांसीसियों से चंद्रनगर को छीन लिया। आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीका से इसको याद रखना है कि फ्रांसीसियों से चंद्रनगर को छीन लिया। अब समझिए इस बात को कि अलीनगर की संधि में यह भी कहा गया था कि आप न नवाब के काम में हस्तक्षेप करेंगे, और नवाब ने जितने अधिकार या मुगल बादशाह ने जितने अधिकार अंग्रेजों को दिया है ना, उसमें नवाब भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, उसमें नवाब भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब चंद्रनगर की संधि, चंद्रनगर का बात आया यहाँ पर, तो आपको इस बात को समझना है कि चंद्रनगर क्या था, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है।
कि अलीनगर की संधि में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, इस बात को कहा गया। और जब कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा तो आप समझिएगा इस बात को कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध हुआ और चंद्रनगर को छीन लिया गया। आपको पहले भी बता दिया हमने कि चंद्रनगर, है ना, कि चंद्रनगर फ्रांसीसियों के अधीन था और चंद्रनगर फ्रांसीसियों के अधीन था, है ना। और फ्रांसीसी किसके समर्थन से थे? सिराजुद्दौला के समर्थन से थे। और जब फ्रांसीसी सिराजुद्दौला के समर्थन से थे, है ना, तो अंग्रेजों ने जब फ्रांसीसियों से चंद्रनगर को छीना तो सिराजुद्दौला ने क्या कहा कि ये तो अलीनगर की संधि की क्या है, अवहेलना है और इसको नवाब बर्दाश्त नहीं करेगा। जब इतना बात सुनता है रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, षड्यंत्र करना चालू कर देता है। और षड्यंत्र करने के दौरान आपको भली भांति मालूम है दोस्तों, है ना, कि षड्यंत्र करने में पहले अपना ही घरवाला को लिया जाता है। और रॉबर्ट क्लाइव ने अपने साथ किसको किसको मिलाया, तो देख सकते हैं आप यहाँ कि मीर जाफर जो इसका प्रधान सेनापति था, यार लतीफ़ जो सेना में ही अधिकारी था, राय दुर्लभ का बात किया जाए तो ये एक दीवान था, और जगत सेठ उस समय का बंगाल का सबसे अमीर व्यक्ति था जिसको अपने साथ इसमें मिला लिया। दोस्तों इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। और बिचौलिया का काम कौन करेगा, आपको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना कि बिचौलिया का काम किसने किया था? ओमीचंद ने। बिचौलिया का अगर बात करें तो बिचौलिया से संबंध है कि मीर जाफर, यार लतीफ़, राय दुर्लभ और जगत सेठ जैसे बड़े हस्तियों से मिलवाने का काम रॉबर्ट क्लाइव को किसने किया था? ओमीचंद ने ही किया था। ओमीचंद दोनों के तरफ से बोलता था, इसीलिए बिचौलिया था ये। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को मनन करना है। अब हम लोग जानेंगे पलासी के युद्ध के बारे में कि क्या था पलासी का युद्ध। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि पलासी का युद्ध किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से पलासी का युद्ध जानेंगे हम लोग। दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, मनन कीजिए। अब हम लोग पलासी के युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे कि पलासी का युद्ध किन कारणों से हुआ था। देखिए, बारूद तो पड़ चुका था, आग तो लग चुका था ब्लैक होल के कांड से ही। और जब अलीनगर के संधि की अवहेलना हुई, जब चंद्रनगर फ्रांसीसियों से छीन लिया गया, तो उस समय और भी बड़ा षड्यंत्र चलने लगा। और ये षड्यंत्र आपको दिखा चुके हैं हम कि मीर जाफर, यार लतीफ़, राय दुर्लभ और जगत सेठ को मिलाकर रॉबर्ट क्लाइव ही कर रहा था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। अब हम लोग चर्चा करते हैं पलासी के युद्ध की। तो पलासी के युद्ध से कुछ कुछ क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, है ना। ये युद्ध 23 जून 1757 को हुआ, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और पहला पॉइंट क्या है इसमें पलासी का युद्ध में, कि पलासी का युद्ध में पहला पॉइंट है, आपसे पूछेगा कि ये भागीरथी नदी के तट पर हुआ था, है ना। किस नदी के तट पर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पलासी का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ, तो भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। देखिए, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को बता दे रहा हूँ कि ठीक 9 बजे इस युद्ध को शुरू किया गया था, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है, इतना डीप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि कितना बजे शुरू हुआ था, वो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जानते चलिए जानकारी के अनुसार, है ना, कि ठीक 9 बजे इस युद्ध को शुरू किया गया था। और आपको बता दें कि पलासी के युद्ध में 2 गुट लड़ रहे थे। एक तो सिराजुद्दौला का, बंगाल के नवाब का गुट, नवाब लिख देते हैं यहाँ पर हम, है ना, नवाब का गुट। दूसरा, है ना, दूसरा जो था वो अंग्रेज़ों के तरफ से था, अंग्रेज़ों के तरफ से था। अगर बात करें कि अंग्रेज़ों के तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो रॉबर्ट क्लाइव, खुद रॉबर्ट क्लाइव। और अगर बात करें कि नवाब की तरफ से इसका सेनापति कौन था, तो गद्दार मीर जाफर ही इसका सेनापति था। दोस्तों याद रखिएगा, है ना। मैंने कल ही बताया, है ना, कि अगर कुल्हाड़ी में किसी पेड़ का हिस्सा नहीं होता तो किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता। ये बात आपको 2-3 क्लास से मैं प्रूफ करते आ रहा हूँ, इस चीज़ को आप समझिएगा, है ना, कि इसी का जो सेनापति था, जिसको बचाना चाहिए था नवाब को, है ना, ये नवाब के सुरक्षा का पूरा जिम्मेवारी इसी पर था दोस्तों, है ना। और यही क्या हो गया, यही एक तरह से जाके बैठ गया अंग्रेजों के गोद में, सिर्फ इसलिए कि बंगाल का नवाबी इसको मिल जाए। हाय रे दुर्भाग्य हमारे बंगाल का, हमारे भारत का, है ना, जो 2-3 साल की गद्दी के लिए ये लोग इतना गद्दारी किया। जो बेचारा लड़ रहा है उसको लड़ने भी नहीं दे रहा है, और खुद तो नपुंसक है ही,
है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि मीर जाफर इसी के तरफ से था, है ना। आपको बता दें थोड़ा सा कि जब युद्ध हो रहा था, पलासी का युद्ध इन दोनों में, है ना, तो मीर जाफर वगैरह जो भी थे वो सिर्फ मूक दर्शक बन के देखते रह गए। इन लोगों ने लड़ा नहीं दोस्तों, है ना, ये लड़े नहीं। लेकिन आपको बता दें कि सिराजुद्दौला की तरफ से दो ऐसे व्यक्तियों का भी नाम पूछ देगा जो बेचारे क्या थे, वफादार थे, याद रखिएगा। एक नाम आएगा अली मर्दान का, आप नोट्स कसते चलिएगा, अली मर्दान का, और दूसरा नाम आएगा मोहन लाल का। इन दोनों ने बेचारों ने अंतिम समय तक सिराजुद्दौला का साथ दिया। और चूंकि मीर जाफर जैसा व्यक्ति क्या था, है ना, मीर जाफर जैसा व्यक्ति गद्दार निकला, प्रधान सेनापति गद्दार निकला दोस्तों, है ना। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि यार लतीफ़ भी, नाम तो इसका यार है लेकिन है ही गद्दार, है ना। यार लतीफ़ भी उसी के साथ मिला हुआ था, अंग्रेजों के साथ ही मिला हुआ था। इसलिए दोस्तों आपको याद रखना है इस बात को कि यार लतीफ़ जैसे भी सेनापति जो थे वो अंग्रेजों के साथ ही मिले हुए थे, उनके गोद में जाके बैठे हुए थे, है ना, कठपुतली शासक बनने के लिए। कल के क्लास में चर्चा होगी कि किस प्रकार से मीर जाफर, मीर कासिम ये सब आएंगे और बक्सर का युद्ध होगा दोस्तों। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, है ना, कि इन दोनों में युद्ध हुआ। अली मर्दान का और मोहन लाल का नाम आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। मीर जाफर का भी नाम आप याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि किसने गद्दारी की थी, तो मीर जाफर ने। अगर मीर जाफर गद्दारी नहीं करता तो हमारा देश अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाता। अगर जयचंद गद्दारी नहीं करता तो हमारा देश मुगलों के हाथों में नहीं जाता दोस्तों। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। आइए जानते हैं मीर जाफर और सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? पलासी का युद्ध। भागीरथी नदी के तट पर ठीक 9 बजे स्टार्ट हुआ था ये युद्ध, है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और आपको जानना है कि सिराजुद्दौला बेचारा जब देखा कि इसके सारे सेनापति मुख दर्शक बन के बैठे हुए हैं, मोहनलाल भी मारा गया, अली मर्दान भी मारा गया, तो ये बेचारा भाग के और चला गया मुर्शिदाबाद, है ना। मुर्शिदाबाद चला गया और मुर्शिदाबाद जाने पर याद रखिएगा आप, है ना, आपको याद रखना है कि यहाँ पर मीर जाफर का एक पुत्र था, नाम था मीरन। क्या नाम था? मीरन नाम था। इस चीज़ को आपको याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मीर जाफर के पुत्र मीरन ने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी और बेचारे सिराजुद्दौला का अंत हो गया दोस्तों 1757 का पलासी के युद्ध के बाद, है ना। मीर जाफर ने गद्दारी की और उसका पुत्र, उसी का तो खून था, उससे भी बड़ा गद्दार निकला और इसने क्या कर दी? सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से पूछा जाएगा आपको। मैं आशा करता हूँ कि ये पलासी का युद्ध आपको समझ में आया होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। पॉज करते करके वीडियो आपको क्या कर लेना है? नोट्स बना लेना है। एक बड़े ही अच्छे इतिहासकार का नाम आएगा KM पन्नीकर साहब का, और ये स्टेटमेंट कई बार पूछा भी जाता है ना। KM पन्नीकर का कथन था कि पलासी का युद्ध, यानी कि यह पलासी के युद्ध के बारे में ही चर्चा कर रहा है कि पलासी का युद्ध एक ऐसा सौदा था जिसमें बंगाल के सेनापति और बंगाल के अमीरों ने मिलकर बंगाल के नवाब के जान की सौदा कर दी, बंगाल का सौदा कर दिया, बंगाल के नवाब का सौदा कर दिया। आप अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिएगा कि KM पन्नीकर के अनुसार पलासी का युद्ध एक प्रकार का ऐसा सौदा था जिसमें बंगाल के उच्च अधिकारी, आला अधिकारी और बंगाल के अमीरों ने मिलकर क्या कर दिया? बंगाल के नवाब का सौदा कर दिया दोस्तों। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीक़ा से याद करना है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। क्यों ऐसा कहा पन्नीकर साहब ने कि देखिए उच्च अधिकारी इन लोग तो है राय दुर्लभ वगैरह, है ना। अमीर जगत सेठ था, बंगाल का सबसे अमीर व्यक्ति था उस समय। इस चीज़ को आपको याद रखना है। आशा करते हैं कि अलीनगर की संधि और पलासी के युद्ध की संधि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और बहुत अच्छे तरीके से आप नोट्स बनाइएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बहुत बेहतरीन नोट्स जाना चाहिए, इसका बनना चाहिए आपका, है ना। इस चीज़ को आपको बहुत बेहतर तरीक़ा से याद करना है दोस्तों, है ना। देखने के लिए धन्यवाद, है ना। आप अच्छा से देखें और दूसरों की भी बताएं कि इतना अच्छा कंटेंट यहाँ पर दिया जा रहा है और किस प्रकार से रेगुलर वीडियोस डाले जा रहे हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को अच्छे से मनन करना है ना। दुआओं में याद रखिएगा। धन्यवाद।